स्टूडेंट, आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 8 बिहार बोर्ड की जो विज्ञान विषय की बुक चलती हैं उनकी आज हम अध्याय नंबर 7 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। जितने भी अभ्यास के प्रश्न उत्तर आपको ये मिल रहे हैं, ये देख सकते हो आप लोग। ये सभी अभ्यास प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से हम आज आप लोगों को समझाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है, तो सबसे पहला आपका प्रश्न है अभ्यास के प्रश्न में कि सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है और बोल रहा है कि प्रश्न को पढ़ करके जो भी प्रश्न का उत्तर हो उसमें सही का टिक लगा देना है। तो का नंबर प्रश्न है कि सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करता है क्या कहलाता है? तो वो विषाणु कहलाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 में टिक लगा देंगे। खा नंबर आपका प्रश्न है कि दूध को दही से बदलने वाला सूक्ष्म जीव है। तो दूध से दही बदलने वाला सूक्ष्म जीव वो है लैक्टोबैसिलस। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। गा नंबर प्रश्न है कि मलेरिया रोग का कारक कौन सा है? तो जो मलेरिया रोग का कारक होता है वो प्रोटोजोआ होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। घ नंबर प्रश्न है कि चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम क्या है? यानी कि चीनी से एल्कोहल में बदल देने वाला प्रक्रम, तो ये कीनवन कहलाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी सेकंड नंबर ऑप्शन कीनवन हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि पाँव रोटी या इडली के फूलने का कारण क्या है? तो पाँव रोटी या इडली के जो फूलने का कारण है वो हो जाएगा ईस्ट, क्योंकि ईस्ट के कारण ही इडली या पाँव रोटी फूलती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थान दिया गया है, उसको आपको भर देना है। तो का नंबर है कि विशेष यंत्र, कौन सा ऐसा विशेष यंत्र है जिसका उपयोग सूक्ष्मदर्शी को देखने के लिए किया जाता है? तो सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किया जाता है। तो वह एक विशेष यंत्र कौन सा है? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी से हम लोग क्या करते हैं? छोटे छोटे जीवों को बहुत बड़ा करके देखते हैं, यानी कि विशेष यंत्र कौन हो जाएगा? सूक्ष्मदर्शी। का नंबर ऑप्शन में सूक्ष्मदर्शी भर लेंगे। खा नंबर प्रश्न है कि दलहनी पौधे की जड़ों में क्या होती है? तो जो दलहनी पौधे होते हैं जैसे चना हो गया, ये सभी में क्या होती है? राइजोबियम नामक जीवाणु रहता है। इसलिए इसमें राइट जो आंसर भराएगा वो राइजोबियम भराएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर ग है पोलियो के कारण होता है। किसके कारण होता है? पोलियो। तो पोलियो जो होता है वो वायरस के कारण होता है, यानी विषाणु के कारण होता है। तो आप इसमें वायरस भर रहे हो या विषाणु, दोनों में से कोई एक भर सकते हो। घ नंबर प्रश्न है कि मलेरिया परजीवी का वाहक कौन होता है? तो एनोफिलिस जो मच्छर होते हैं वो होते हैं मलेरिया परजीवी का वाहक। इसलिए इसमें राइट आंसर भरा जाएगा मादा एनोफिलिस, या एनोफिलिस भी आप भर सकते हो। अब जो आपका 8 नंबर प्रश्न है, सिरका का उत्पादन किस नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है? तो सिरका का जो उत्पादन किया जाता है वो ईस्ट नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। इसलिए इसमें भरा जाएगा ईस्ट। तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न पर सही या गलत का निशान लगाइए। निम्न में होता है नीचे, जो नीचे प्रश्न दिया है उसमें सही रहेगा तो सही का लगा देंगे, गलत रहेगा तो गलत का निशान लगा देना। ये आपको रिक्त स्थान इस साइड में दिख रहा है, सामने दिया हुआ है। पहला है कि सूक्ष्म जीव केवल मिट्टी में मिलते हैं। तो देखिए, सूक्ष्म जीव केवल मिट्टी में मिलते हैं, ये बिल्कुल गलत है। सूक्ष्म जीव सभी जगह मिलते हैं। इसलिए इस पहला में गलत टिक मारेंगे, गलत निशान लगाएंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है कि सूक्ष्म जीवों को हम नंगी आंखें से देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं हम देख सकते हैं। इसके लिए हमको सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, क्योंकि सूक्ष्म जीव बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि उनको हम अपने नंगी आँखों से, खुली आँखों से नहीं देख सकते। तो ये गलत चीज़ है, तो इसमें गलत का निशान लगा दें। तीसरा नंबर है कि डेंगू मादा मच्छर एडिस के काटने से होता है। ये बिल्कुल सही बात है, तो इसमें सही का टिक लगा देंगे। चौथा प्रश्न है मादा एनोफिलिस मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो हाँ, यह बात सही है कि जो मादा एनोफिलिस मच्छर है वो मलेरिया परजीवी का वाहक है। पांचवा प्रश्न आपका है ईस्ट एक शैवाल है। तो जो ईस्ट है ये शैवाल नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, गलत का इसमें निशान लगा दें। आपका जो 6ठा नंबर प्रश्न है कि चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी।
तो ये बिल्कुल सही बात है। इसलिए इसमें क्योंकि एडवर्ड जेनर ने ही जो चेचक है उस नामक टीके का खोज किए थे, इसलिए इसमें सही का निशान लगा देंगे। सातवां प्रश्न है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता घटती है। देखिए, एक तो आप वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर रहे हैं तो और उससे घटेगा नहीं, यानी कि गलत चीज़ है, तो इसमें गलत का टिक लगा देंगे। घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा, तो इसीलिए इसमें घटा हुआ लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि टाइफाइड विषाणु से होने वाला रोग है। जो टाइफाइड बीमारी है वो विषाणु से होने वाला रोग है, तो ये गलत बात है, ये विषाणु से नहीं होता है। ठीक, इसके आगे आपका है चौथा प्रश्न, मिलान कीजिए। मतलब आपको मिलान करना है। पहला है राइजोबियम। तो जो राइजोबियम होती है वो क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, यानी कि पहला का हम मिला देंगे तीसरा नंबर, कॉलम 2 में जो तीसरा है उससे मिला देंगे पहला को, राइजोबियम को हम मिला देंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण से। ठीक, दूसरा है प्लेज्मोडियम। तो जो प्लेज्मोडियम है वो मलेरिया का वाहक होता, तो इसको हम टिक लगा देंगे, प्लेज्मोडियम को मलेरिया से मिला देंगे, यानी दूसरा नंबर को हम चौथा नंबर से मिला देंगे। तीसरा है लैक्टोबैसिलस। तो जो लैक्टोबैसिलस है वो क्या करता है, लैक्टोबैसिलस दही को जमाने का काम करता है, तो इसको हम मिला देंगे कॉलम 2 में फर्स्ट से। लैक्टोबैसिलस को हम किससे मिला देंगे, कॉलम 2 में दही का जमना, यानी फर्स्ट ऑप्शन से। उसके बाद आपका है कीनवन। तो कीनवन जो होता है वो क्या करता है, सिरका का निर्माण करता है, तो इसको हम पाँचवें कॉलम 2 में जो पाँचवा है ऑप्शन उसमें मिला देंगे। पाँचवा इसमें है कॉलम फर्स्ट में एंथ्रेक्स। तो एंथ्रेक्स को हम जो जानते हैं एंथ्रेक्स है वो क्या है, जंतु का एक रोग है, तो इसको हम पाँचवा का दूसरा में मिला देंगे, कॉलम 2 का दूसरा में मिला देंगे, एंथ्रेक्स को जंतु रोग से मिला देंगे। ठीक, अब इसके बाद पाँचवा प्रश्न है, छठा प्रश्न है, सातवां है, आठवां है, नौवां है, 10वां। तो इनको हम एक एक कर अभी आपको बताते हैं। चलिए, सबसे जो पाँचवा प्रश्न है आपका, पहला में पाँचवा प्रश्न कि सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है, क्यों? देखिए, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको देखने के लिए एक विशेष यंत्र किसका, सूक्ष्मदर्शी का, यानी माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों? तो देखिए, ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं ना कि हम इन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते। आप लोग को लगता होगा कि ये पानी जो आप लोग शुद्ध पानी पीते हो उसमें सूक्ष्म जीव नहीं रहते हैं, इतनी छोटे रहते हैं कि आप उसे अपने आँख से नहीं देख पाते, तो नहीं देख सकते हैं। इस कारण से उसको स्पष्ट देखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, एक विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ती है। जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र है माइक्रोस्कोप, उससे हम छोटी से छोटी वस्तु को बड़ा करके स्पष्ट देख सकते हैं, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न आपका छठा नंबर प्रश्न कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं कैसे? बहुत से लोग कहते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारा दुश्मन है, कोई कहता है कि मित्र है। तो अब यहाँ पे प्रश्न है कि सूक्ष्म जीव हमारा मित्र है कैसे? तो देखिए, बहुत से ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारा मित्र है। सबसे पहले हम बात करेंगे लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जैसे जीवाणु दूध से दही बनाने में काम आते हैं। आप लोग यह जानते हो कि लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है वो दूध को दही में बदल देता है, तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो लैक्टोबैसिलस जैसे जीवाणु दूध से दही बनाने में काम आते हैं। जीवाणुओं का उपयोग हम ब्रेड, केक आदि बनाने में करते हैं। आप लोग देखते होंगे ब्रेड, केक जो होते हैं उतना फूला हुआ रहता है, किसके कारण? सूक्ष्मजीव के कारण ही। उसके बाद आदि बनने में काम करते हैं। रोग प्रतिरोधक टीके बनाने में जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। जो बहुत सा टीका बनाया गया है उसमें भी सूक्ष्म जीवों या जीवाणुओं का प्रयोग किया गया है। जीवाणु खेतों की मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मददगार होते हैं। बहुत से ऐसे जीवाणु हैं जो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ा रहे हैं, जैसे राइजोबियम नामक जीवाणु आप देखे हो। जीवाणुओं का उपयोग औषधि बनाने में भी किया जाता है। एल्कोहल इत्यादि पेय पदार्थ बनाने में जीवाणुओं का उपयोग होता है। पौधों को बचाने के लिए इन पर छिड़काव की जाने वाली दवाइयाँ में इनका उपयोग किया जाता है। अचार, पनीर, दही तथा अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी जीवाणु सहायक होते हैं। आप लोग देखते होंगे कि आपके घर में अचार, पनीर, दही ये सब कैसे बनता है, पता है आपको? आप तो अचार बना दोगे और खुले में छोड़ दो तो
वो सड़ जाएगा, भुआ जाएगा। तो उसके लिए हम लोग सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम आपको एक बात और बता देते हैं, आप लोग देखते होंगे जो जिलेबी बनाते हैं, आपका जिलेबी जो आप लोग खाते हो जिलेबी, उस जिलेबी में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है ताकि वो मैदा जो है वो फूल जाए, ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए। तो उसमें भी सूक्ष्म जीव का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं तो सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत तरह से उपयोगी, तो हम कह सकते हैं कि हमारा मित्र है। ठीक। अचार, पनीर, दही तथा अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में जीवाणु सहायक होते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं। ठीक। 7वां प्रश्न है आपका कि ईस्ट और चीनी के साथ मैदे को गूंथकर कुछ देर छोड़ देने के बाद मैदे का आयतन क्यों बढ़ जाता है? देखिए, हम अभी जिलेबी की बात कर रहे थे, उसी प्रश्न पर ये प्रश्न बना है। कह रहा है कि ईस्ट और चीनी के साथ मैदे को गूंथकर कुछ देर छोड़ देने के बाद मैदे का आयतन बढ़ क्यों जाता है? तो आप लोग को बता दें कि ईस्ट जो है, ईस्ट का प्रयोग, एक ईस्ट पाउडर मिलता है, ठीक ना। उस पाउडर को जो जिलेबी बनाते हैं लोग, हलवाई लोग, वो उस पाउडर को मैदा के साथ और चीनी के साथ ईस्ट को भी मिलाकर गूंथते हैं मैदे को, यानी कि गूंथ कर उसे फिर छोड़ देते हैं 5 से 10 मिनट। आप लोग गौर करना, जब गूंथ लेंगे तो उसे 5 से 10 मिनट छोड़ देंगे। अब ऐसा इसलिए छोड़ते हैं ताकि मैदे का आयतन बढ़ जाए। अब आपको ये बताना है कि मैदे का जो आयतन है वो क्यों बढ़ जाता है। तो देखिए, जो ईस्ट है वो कवक वर्ग का सूक्ष्म जीव है। किस वर्ग का? कवक वर्ग का। जब हम मैदा के साथ ईस्ट को गूंथते हैं तो अनुकूल स्थिति पाकर वह तेजी से गुणन करने लगता है, माने बढ़ने लगता है। साथ ही उसके श्वसन के कारण काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। देखिए, उसकी जब वृद्धि हो जाएगी, एक से बहुत सा अनुकूल कर लेगा, मतलब अनुकूल उसको स्थिति मिल जाएगा, तो तेज़ी से वो गुणन करने लगे, मैंने उसमें वृद्धि हो जाएगा, बहुत सा बच्चा पैदा कर लेगा। मतलब उसकी जो वृद्धि हो जाएगी ईस्ट की, तो वृद्धि होने के कारण सांस ज़्यादा लेगी। जब सांस ज़्यादा लेगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। साथ ही इसमें इस कारण मैदा में खमीर बनता है। खमीर मतलब एकदम पूरा थोड़ा अंदर से खमीर बना देता है, मुलायम बना देता है, ठीक ना। और उसका आयतन बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है? आयतन बढ़ जाता है। गूथा मैदा फूल जाता है, जिसके कारण क्या होता है? गूथा हुआ मैदा जो है वो फूल जाता है। खास्ता बनता है किसके कारण? इसी के कारण बनता है। उतना खास्ता नहीं तो जलेबी नहीं बनता। चीनी में इसका उपयोग किया जाता है, अपना योग निभाता है चीनी में भी। तो हम देख रहे हैं कि ईस्ट जो है वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें बढ़ा देता है, जिसके कारण वो फूल जाता है। ठीक। 8वां प्रश्न है आपका कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण दीजिए। तो देखिए, सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाली हानियाँ निम्नलिखित है, मैंने नीचे लिखा हुआ है। सबसे पहला जो हानि है वो मनुष्य के लिए है, सूक्ष्म जीव से। हम तो आपको अभी बताए थे ऊपर थोड़ा सा 6ठा प्रश्न की 7वां प्रश्न में कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र होते हैं। अब ये भी देखिए कि सूक्ष्म जीव, बहुत से ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हम लोगों को हानि पहुंचाते हैं। क्या नंबर है कि मनुष्यों के लिए कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है। अब देखिए कैसे। सूक्ष्म जीव रोग फैला सकते हैं, जो सूक्ष्म जीव है वो रोग फैला सकते हैं किसी संक्रमित व्यक्ति से। ये सूक्ष्म जीव दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में उसकी छींक, संपर्क या उपयोग में लाई कपड़ों के उपयोग से प्रवेश कर सकते हैं। देखिए, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं ना जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में चले जाते हैं। बहुत से आप लोग देखते होंगे कि आपके अगल बगल में अगर कोई छींकता है तो उसको कहते हो आप लोग कि यहाँ से चल जाओ यार, मेरे मुंह पर मत छींको। किस लिए कहते हो? आप लोग अपने स्वास्थ्य के लिए कहते हो, ताकि जब वो छींकेगा तो आपके पास जब वो उसका वायरस फैलेगा तो फिर आपको छींक आ जाएगा, यानी कि उसका रोग फिर आप में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी प्रकार बहुत से लोग को खुजली हो जाती है, तो खुजली हो जाने में बहुत से लोग क्या करते हैं? एक का कपड़ा दूसरे लोग पहन लेते हैं, जिससे भी खुजली जो है फैल जाती है। तो हम देख रहे हैं कि मनुष्य के लिए बहुत से ऐसे भी सूक्ष्म जीव हैं जो हानिकारक है। अब आगे जो है ख नंबर इसका हानि, वो है खाद्य विषाक्तता में। देखिए, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं
जो भोजन को विषैला बना देता है, जिसे खाने से व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और कभी कभी तो मृत्यु भी हो जाती है। आप लोग को मैं बता दूं कि आप जब 24 घंटे के बाद खाने को छोड़ दोगे, 24 घंटे से जैसे ही ज़्यादा किसी खाना का टाइम ज़्यादा हो जाता है, 24 घंटा से ज़्यादा बना हुआ, तो वो खाना खराब हो जाता है। किसके कारण? वो हो जाता है आपका सूक्ष्म जीव के कारण, और उससे बीमारी भी फैल सकता है। तो हम देख रहे हैं कि खाद्य विषाक्तता के लिए भी सूक्ष्म जीव हानिकारक है। ग नंबर है कि पौधों में रोग उत्पन्न करने वाला सूक्ष्म जीव। कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो फसल की उपज में क्या कर देता है, कमी आ सकती है। आप लोग देखते होंगे कि कीड़े मकोड़े, बहुत से ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जो पेड़ पौधे को चाट जाते हैं, उसकी पत्तियों की चाट जाती हैं, जिससे फसल अच्छी नहीं हो जाएगी, उसकी फूल को खराब कर देगी। तो पौधे में भी रोग उत्पन्न करता है सूक्ष्म जीव। घ नंबर है जंतुओं में रोग कारक। कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव हैं जो जंतुओं में रोग के कारक बन जाते हैं। जैसे एंथ्रेक्स जो रोग है वो किसके कारण होता है? सूक्ष्म जीव के कारण ही होता है। इसके बाद आपका जो 9वां प्रश्न है वो है नाइट्रोजन चक्र कैसे संचालित होता है। तो देखिए, जो नाइट्रोजन चक्र है इसमें सूक्ष्म जीवों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। मिट्टी तथा दलहनी पौधे की जड़ों की ग्रंथियों में रहने वाली जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं। देखिए, आप लोगों को मैं बता दूं कि कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं। देखिए, दलहनी पौधे आप लोग देखे होंगे। दलहनी पौधे का मतलब क्या हुआ? चना का पौधा, मसूर का पौधा, ये सभी पौधे को जब आप कबाड़ोगे ना तो उसकी जड़ी में देखना गांठ जैसा बना रहेगा। वो गांठ क्या रहती है? वो गांठ में राइजोबियम जीवाणु होता है जो क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है, यौगिक में बदल देता है, नाइट्रोजन के यौगिक में। इन उपयोगी नाइट्रोजन यौगिकों का जो उपयोग है पौधों की मिट्टी से जड़ तंत्र द्वारा होता है, यानी जड़ के जो तंत्र है उसके द्वारा होता है। पौधे इन यौगिकों का उपयोग प्रोटीन तथा अन्य उपयोगी यौगिकों में से संश्लेषण में करते हैं। पौधे इस जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन का किस लिए उपयोग करते हैं? तो जो उसके लिए उपयोगी यौगिक है उसका संश्लेषण में करता है। पौधे द्वारा संश्लेषित प्रोटीन तथा अन्य नाइट्रोजन यौगिकों का उपयोग वे जंतु करते हैं, और फिर जब पौधे में ये हो जाती है तो उसका उपयोग हम लोग जंतु लोग करते हैं, जो पौधे पर ही निर्भर रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं? पौधे पर ही निर्भर हैं, उनसे ही फसल उत्पादन करके हम लोग खाते हैं, पीते हैं। ओके, इसके बाद आपका 10वां प्रश्न और इस अध्याय का आखिरी अभ्यास प्रश्न है। कह रहा है कि पाश्चुरीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए, सभी के घरों में 2 गाय या भैंस होंगे, तो आप लोग के घर में अगर गाय भैंस है तो दूध ही पक्का ही होगा। तो दूध से रिलेटेड इस प्रश्न का उत्तर होगा। देखिए, हम अभी समझाते हैं। पाश्चुरीकरण जो होती है वो दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने वाली प्रक्रिया है। पाश्चुरीकरण क्या है? एक प्रक्रिया है जिससे क्या होता है? सूक्ष्म जीव मुक्त हो जाती है, जितने भी हानिकारक सूक्ष्म जीव है उससे मुक्त हो जाएगा। इस प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं कि दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। कितना तापमान पर? 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 15 से 30 सेकंड के लिए क्या करते हैं? गर्म कर देते हैं, और फिर गर्म दूध को शीघ्रता से ठंडा कर भंडारित कर लिया जाता है। उसको फिर हम लोग ठंडा करके भंडारित कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि सूक्ष्म जीव मर जाएंगे कितना और कितना भाग जाएंगे। ऐसा करने से दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया से दूध सुरक्षित हो जाता है, और जब ऐसा सुरक्षित हो जाएगा तो लोग सुधा जो दूध बेचते हैं वो पैकेट में पैक कर देंगे। जब शुद्ध हो जाएगा तो इस तरह से पैकेट में बंद करके कंपनी खोल देंगे और अपना दूध का जो है उत्पाद करके बेचेंगे। तो जो आप लोग थैलिया में पैक रहती है दूध, वो क्या किया हुआ रहता है? पाश्चुरीकरण करके वो पैक करते हैं थैली में, इसीलिए बहुत दिन तक खराब नहीं होता है। इस प्रक्रिया से दूध सुरक्षित हो जाता है, ठीक ना। इस विधि का खोज जो लुई पाश्चर थे वैज्ञानिक, उन्होंने किया था, इसीलिए इनके ही नाम पर इस प्रक्रिया का नामकरण क्या रखा गया? पाश्चुरीकरण, ठीक ना। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये वीडियो है इनके माध्यम से आप सभी प्रश्नों उत्तरों को समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम के, फेसबुक
पेज के और आपको टेलीग्राम चैनल के। तो उन सभी पर आप विजिट करके नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ।